क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ये हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है। जिसमें हम पढ़ेंगे थियरीज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की जलवायु पेटियों के निर्धारण में प्रायोगिक तौर पर जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, पहले कौन कौन सा नोट कर लेते हैं। सुपन, सुपन का जलवायु वर्गीकरण। दूसरा है स्टैम्प्स, स्टैम्प का जलवायु वर्गीकरण। पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ चल रहा हो। त्रिवार था। थॉर्नथ्वेट, और सबसे महत्वपूर्ण है कोपेन। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्री तक पूछे गए हैं, वो भी पीसीएस तक में, कोपेन। और पूरा इन्होंने अपना आधार बनाया है भारत को। इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को समझाने के लिए भारत को आधार बनाया, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अगर भारत को समझ लिया तो समझ लो पूरी दुनिया को समझ लिया, क्योंकि सबसे अधिक विविधताओं वाला देश हमारा देश है। जलवायु वर्गीकरण इसको आधार बना करके करना, इसलिए इन्होंने श्रेयस्कर समझा। तो अब हम लोग सबसे पहले सबसे सरल वाले शुरू करेंगे, सुपन से। इनसे शुरू करते हैं, ठीक। सुपन ने, जो हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, जिनको हमने आधार बनाया उसी को इन्होंने अपना आधार बनाया था। और इनका मॉडल एक बेस मॉडल के तौर पर माना जाता है। आधारभूत जलवायु वर्गीकरण का सबसे पहला ढांचा है ना। सबसे पहले किया, भले हमको सरल लगे, लेकिन सबसे पहले जिसने किया वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया सुपन ने, उसका आधार क्या था। तो पहली बात इस पर है कि इनका आधार था अक्षांश। किसी स्थान की अक्षांशीय अवस्थिति इनकी जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार था। और उसके साथ ही साथ अपरेंट माइग्रेशन ऑफ द सोलर रेडिएशन with respect to the latitude of a region is the base of the classification of सुपन। और बहुत ही आसान है इनका, तो आसान से ही कठिन की ओर चलते हैं। पीछे आप लोग जो पढ़े हैं वो सब सुपन की ही देन है।
सबसे पहला इनका वर्गीकरण है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। इन्होंने जो अपनी पेटियों का निर्धारण किया है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में सब क्या कहते हैं सब पोलर एंड पोलर, इसमें इन्होंने अपने जलवायु को इन्होंने बांट रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन किसे कहा। इन्होंने कहा कि ये वे क्षेत्र होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड कर्क रेखा, वहीं पर ये मकर रेखा। तो ये क्षेत्र पाए जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, और यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष सीधे आपतित होती हैं और हमेशा पड़ती ही हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रही हैं। और बीच वाला जो पार्ट है वहां पर तो हमेशा एकदम पड़ती ही रहती हैं अधिक मात्रा में। तो इन्हें कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये पहली जलवायु पेटी है इनके अनुसार, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र यह है। इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर वर्षामान अति उत्तम होता है और यह क्षेत्र पूरे वर्ष सनातनी कौन सी ट्रेड विंड जिन्हें कहते हैं, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। सोलर इंसुलेशन, इन्हें टॉरिड जोन भी कहते हैं क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो सरप्लस सोलर इंसुलेशन रिसीव करते हैं। सरप्लस सोलर इंसुलेशन मतलब कि जितना अन्य क्षेत्रों को सूर्यातप प्राप्त होता है उससे अधिक सूर्यातप इन क्षेत्र को प्राप्त होता है। अतिरिक्त सूर्यातप प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं जिन्हें इन्होंने जो बोला नाम दिया टॉरिड, टॉरिड जोन। ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, तो इसको टॉरिड हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी टॉरिड ही लिखेंगे, टॉरिड जोन, ठीक है। और इधर इन्होंने बताया कि ये वाला जो क्षेत्र है आपका 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र हाई टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, पूरे वर्ष प्राप्त होता है, इसलिए एक्सट्रीम लो प्रेशर का जोन होता है ये। तो जो लाल वाली पट्टी हो गई हमारी, ये हो गई ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की अवस्थिति अधिक है और वर्षामान भी यहाँ पर बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ उन्मुख हैं और यहाँ से ऊपर उठती हैं, और आगे हम लोग देख चुके हैं हेडली सेल भी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो वर्षामान भी अधिक है, वर्षामान अच्छा है, और साथ ही साथ सूर्यातप भी अच्छा है, यानी वनस्पतीय वितान अच्छा है, वनस्पतीय जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अगला फीचर है इसका सर्वाधिक होती है। यहाँ पर वेजिटेशंस बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन्स। रिच बायोडाइवर्सिटी जोन जिसे हम कहते हैं संतृप्त जैव विविधता का क्षेत्र यहाँ पर देखा जाता है। केवल वनस्पति ही नहीं, जंतुक जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है,
ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि सूर्यातप और अपेक्षाकृत वर्षामान भी कम होता जाता है इस कारण से। क्लियर। लो प्रेशर का क्षेत्र है, इस कारण से वर्षा होना संभव, मतलब कि होगा ही, है ना। अगली बात, ये क्षेत्र होते हैं क्योंकि वनस्पति अधिक है और जंतु भी अधिक हैं, तो यानी कि मानव की क्या स्थिति होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा लो होगी कि हाई। हाँ हाई। हाँ, हाई पॉपुलस रीजन है, यानी कि ये वे क्षेत्र हैं जहां पर मानवीय जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। अगली बात है इसका फीचर कि यहाँ पर जो मतलब कि अगर साइंटिफिक तौर पर देखें, वैज्ञानिकता के तौर पर देखें, तो ये पिछड़े क्षेत्र होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कम देखने को मिलती है, यानी कि देखा जाए तो ये सुपरस्टिशियस बिलीव वाले, थोड़ा अधिक अंधविश्वासी प्रकृति के, एवं जैसे ही अंधविश्वास बढ़ता है तो धर्म ज्यादा बढ़ जाता है अपने आप दिमाग में, है ना। तो अत्यधिक धार्मिक प्रकृति, किसी न किसी उससे मतलब कि पूर्व ग्रसित मानसिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीवर्स, मोस्टली द ट्राइबल्स, मतलब कि ये बृहद जनजातीय वाले क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में जनजातियां बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि इन क्षेत्रों में मानवीय दशा क्या होती है, तो वो मानवीय दशा यह होती है, जनसंख्या घनत्व तो अधिक होने के कारण ये गरीब भी होते हैं, यानी गरीबी यहाँ पर देखी जाती है। दूसरी बात, अशिक्षा। ये जैसे यूरोप वगैरह है, जिसको अभी बात पढ़ेंगे, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन जो है, उसकी तुलना में इस क्षेत्र के लोगों में अशिक्षा अधिक देखने को मिलती है। गरीबी है, अशिक्षा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच हो गई तो दूसरी चीज में ये हो गए हैं कमजोर। राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक तौर पर भी अस्थिर क्षेत्र होते हैं। सोचो, इनको जलवायु बढ़िया सब मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, नेचर के द्वारा आरक्षण मिल गया है ना, तो वो आरक्षण इनको आगे सोचने के लिए जरूरत नहीं पैदा करता है। जब हम बंधते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हम अनुसंधान करते हैं, तब हम सोचते हैं, तब हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। इसी तरह से जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से, सहजता से उनको सब मिलता रहता है, वो कुछ कर नहीं पाते। वहीं पर जिसे खुद ही सब कुछ करना हो, जिम्मेदारियों का बोझ होता है, वो ज्यादा बेहतर कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन वाले व्यक्तियों की मानसिकता होती है, अनुसंधान करने की, मेथड निकालने की उसके पास तरीके होते हैं। हाँ, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है तो जाहिर सी बात है कि गरीबी होगी और अशिक्षा भी होगी, क्योंकि पढ़ने की आवश्यकता कम है। नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तब भी नेचर जिंदगी चला रही है, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। छाल पहन घूमोगे क्या फर्क पड़ता है, घूमो। खाना पीना सहज रूप से उपलब्ध ही। तो अच्छी एग्रीकल्चरल बेल्ट भी ये होती है ना, और वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं, सदाबहार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि मोटे मोटे लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, भारी लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, फॉरेस्ट कैनोपी यहाँ पर देखी जाती है।
पर्यावरण की दृष्टि से श्रेयस्कर क्षेत्र यह होते हैं। जनजातीय क्षेत्र प्रमुख तौर पे यहाँ पर देखे जाते हैं। ये हो गया, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो तकनीकी का स्थानांतरण हुआ, इनको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे अभी, ठीक है। ये तो इनकी जो फीचर्स हैं वो यही हैं, अभी हम इनको क्रिटिसाइज भी करेंगे जो इन्होंने कहा है, ठीक है। अगली बात इन्होंने कहा है कि यह क्षेत्र होते हैं जो पूरी दुनिया में बीमारियां देते हैं। मतलब कि जो मेजर डिसीजेस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन बिकॉज ऑफ द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसका अगला फीचर क्या है? हॉट एंड वेट। उष्ण एवं नम जलवायु के क्षेत्र हैं। तो यहां से जो पूरी दुनिया को बीमारी की सप्लाई होती है, ये वे क्षेत्र हैं जो पूरी दुनिया को बीमारी देते हैं। मतलब केवल यही नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, जो मेजर डिसीजेस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन्स, जैसे कि निपाह हो गया, जीका, ये सब बीमारियां कहाँ से पैदा हुई? इबोला, ये सब सब के सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन से उत्पन्न बीमारियां हैं, पीछे भी जो हुई और आगे भी जो हुई। बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग, बिकॉज ऑफ द bacterial growth, because the hot and wet climatic conditions support the growth of the bacteria and various kind of the fungi and various kind of the viruses which spread in the world because of the globalization, because of the international relations, international trade relations, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध होने के कारण ये बीमारियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचती जाती हैं और इस तरह से स्प्रेड होती जाती हैं। यानी कि उद्भव यहीं से इनका होता है। तो यह बात भी सही दृष्टिगोचर होती है ना, कि जो सबसे घनघोर बीमारियां होंगी वो यहीं से पैदा होंगी और यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में वो स्थानांतरित होंगी। तो ये हो गया पहली इसकी भूमिका इनकी, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी, ये हाई प्रेशर बेल्ट वाला जोन होता है, दोनों ही तरफ और सेम ऐसे इधर। ये होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसके ऊपर 45 डिग्री तक के जो क्षेत्र हैं, दोनों तरफ ही। ये हो गए आपका, ये कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं। दोनों तरफ, ये तो एक तरफ समझाते हैं, ठीक है। ये वो क्षेत्र हैं जहां से हवा का जो माइग्रेशन है वो टूवर्ड द लो प्रेशर जोन होता है, निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की तरफ होता है। तो दुनिया के अधिकांश मरुस्थल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब कि सब ट्रॉपिकल, दूसरा इन्होंने जो बताया क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल हो गया तो सब ट्रॉपिकल। दूसरा सिंपल सा क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय। ये वे क्षेत्र हैं जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन से कम
ऊष्मा होती है, लेकिन टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन से अधिक ऊष्मा इनको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर की कंडीशन है वो हाई है, क्योंकि इधर से देखा जाए तो जो पछुआ पवने हैं वो इधर को भाग रही हैं, लो प्रेशर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जो पछुआ पवने हैं, सॉरी, ये पछुआ पवने हैं, नहीं नहीं, 30 डिग्री की तरफ, हाँ ठीक है, और इधर ट्रेड विंड इधर को भाग रही है, ठीक है। तो यानी कि ये वो रीजन है जहां पर कि रेनफॉल क्या होगी, लीस्ट, कम वर्षामान वाले क्षेत्र होते हैं। इसलिए दुनिया के सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। वो सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड विंड होती है वो कैसी होती है, ऑफशोर होती है, जबकि इधर वही हवा ऑनशोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड विंड क्या होती है, ऑफशोर होती है। तो इस कारण से ये वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट एरिया ज्यादा देखने को मरुस्थल मिलता पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाई प्रेशर बादल सिंपल समझ लो कि यहाँ से दूर भाग रहे हैं, मॉइस्चर यहाँ से दूर भाग रहा है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। दीज रीजन्स आर heavily affected with the एंटी साइक्लोन्स। ये क्षेत्र प्रति चक्रवातों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र होते हैं, जबकि ये वाले जो क्षेत्र होते हैं बियॉन्ड 10 डिग्री, है ना, तो वो कन्वेक्शनल साइक्लोन, संवहनीय चक्रवातों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र होते हैं, जबकि ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एग्जिस्ट इन दीज रीजन्स। हाई प्रेशर है तो जाहिर सी बात है कि जब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर सराउंडेड विद द लो प्रेशर, लो प्रेशर चारों तरफ भाग रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो यानी कि उसे क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। साइक्लोन है तो एंटी साइक्लोन है, ठीक है, सीधी बात है। क्योंकि एक जगह सप्लाई जा रही है तो एक जगह सप्लाई क्या कहते हैं, मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे के समझ लीजिए पूरक होते हैं। जब साइक्लोन बना है तो एंटी साइक्लोन बनेगा, जाहिर सी बात है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्यंभावी है और वह होती ही है, ठीक। तो डेजर्ट वेजिटेशन से यहाँ पर देखने को मिलती हैं कॉन्टिनेंट के इंटीरियर साइड में सर्वाधिक तौर पर शुष्क घास भूमियों का क्षेत्र देखने को मिलता है, और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर हरा भरा क्षेत्र भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो महाद्वीप पूर्वी पार्ट में है किसी महासागर से जुड़े हुए, तो वहां पर गर्म महासागरीय धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में, किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में गर्म महासागरीय धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस कारण से वहां पर कुछ वेजिटेशंस देखने को मिलती हैं सामान्य। वेट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं नम पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन। ये किसी कॉन्टिनेंट के दो छोर पर देखने को मिलती हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट है ना, तो इधर क्या कहते हैं आपका, ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पर वेट डिसिडुअस, सॉरी, ड्राई डिसिडुअस शुष्क पर्णपाती एवं तटीय मरुस्थल भी, क्योंकि ये जो रीजन
इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं ठंडी महासागरीय धाराओं के। मध्यवर्ती भाग घास भूमि है, और एवं मरुस्थल, किनारे किनारे घास भूमि, एक सेंटर पार्ट एकदम डेजर्ट मरुस्थल देखने को मिलेगा। और ये वाला पार्ट वेट डिसिडुअस, नम पर्णपाती वन, मतलब कि ये वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं ठंडी में। दोनों की प्रकृति में भिन्नता होती है, ठीक है। आकार में ये नाटे होते हैं, छोटे, है ना, छांवदार नहीं होते हैं, ये छांवदार होते हैं, बड़े होते हैं अपेक्षाकृत। इनकी लकड़ी इनसे मजबूत होती है। ये टिम्बरवुड में इस्तेमाल होते हैं, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये डाई बैक करते हैं, ये डाई बैक नहीं करते हैं। पश्चिम मृत्यु ये नहीं करते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, ये मेन बात है। सेंट्रल पार्ट है क्योंकि यहाँ पर मौसमिक इन्फ्लुएंस एकदम कम मिल रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर घास भूमि और अंततोगत्वा मरुस्थल देखने को मिलता है। फिर आते हैं सब पोलर। अगला है इन्होंने जो बताया उपध्रुवीय। यह है वेस्टर्लीज, पछुआ पवनों के चपेटे में आ रहा है। फ्रंटल जोन यहाँ पर देखने को मिलता है। वाताग्री परिक्षेत्र, यानी अब आ गया उपध्रुवीय, जिसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर पोलर जोन से अधिक टेम्परेचर है, यानी उष्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर गर्म महासागर गर्म पछुआ पवने अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उष्ण भी एक तरफ से। लेकिन ठंडी ध्रुवीय पवने भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही हैं, तो शीत भी। यानी कि ये वे क्षेत्र हैं जहां पर कि दो तरह की पवने, ठंडी एवं गर्म, दोनों ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। शीतोष्ण। दूसरा, यहाँ पर जो तापमान होता है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की तुलना में यहाँ पर क्या होता है, कम होता है तापमान, हाँ ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा फ्रीज जोन है। जबकि यहाँ पर इनकी तुलना में तापमान अधिक होता है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। उसकी तुलना में यहाँ पर तापमान कम देखा जाता है, ठीक। तो इस कारण से भी इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर
जो वेजिटेशंस पाई जाती, अच्छा इनके फीचर्स क्या है, यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी अपेक्षाकृत जो है कम होती है, और इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं प्रायः शंकुधारी सरल लकड़ी वाले टाइगा प्रकार की जलवायु जिसे कहते हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि इन्होंने टाइगा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, टाइगा शब्द ये नहीं इस्तेमाल किए हैं, शंकुधारी। वन यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फबारी होती है, तापमान यहाँ पर ठंडियों में बहुत डाउन हो जाता है। दूसरी चीज तापांतर, वार्षिक तापांतर की दशा यहाँ पर बहुत अधिक होती है। गर्मियों में ये अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, बर्फ पिघल जाती है, और जबकि ठंडियों में अधिक ठंडे होते हैं, यानी कि वार्षिक तापांतर की दशा अधिक होता है। मानवीय प्रवास पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में एस्किमोज इग्लू बना करके रहते हैं। इग्लू के बारे में जानते हो कोई? इग्लू क्या होता है? बर्फ के घर होते आकार, हैं। बर्फ के घर। बर्फ के घर। बर्फ के घर, हाँ बर्फ के घर। जंतुई विविधता बहुत कम होती है ना, कुछ प्रकार के ही जीव जंतु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक घास होती है जो कि जंतुओं को सपोर्ट करती है उनकी ग्रोथ को, इसके बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। बता सकता है कोई कौन सी घास? एकमात्र वही घास से पाई जाती है। अल्फा 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 नहीं, वहाँ कहाँ अल्फा पंपेरो। था, वो तो प्रेरी पंपेरो प्रेरी स्टेपी। प्रेरीज सर। हाँ, जैसे कि प्रेरीज पाई जाती हैं, नीचे वाले पार्ट में प्रेरीज पाई जाती है जहाँ पर कि ये हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में पंपास पाई जाती हैं, है ना। लेकिन इन सब का नामकरण इन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो थोड़ा सा जब एडवांस बढ़ेंगे तब उसमें आएगा। कोपेन ने क्लासिफाइड किया है इन सब चीजों को। अभी बस इस तरह से कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इतना समझें कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के क्षेत्र पर्वतों के पवन अभिमुख ढाल पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां पाई जाती हैं, जिनमें स्थानीय पवनों की भूमिका देखने को मिलती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल राकी के पूर्वी ढाल पर देखने को मिलती है, प्रेयरीज कनाडा और अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पंपास अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। एंडीज के पूर्वी ढाल पर, वो भी पवन विमुख ढाल है, लीवर्ड स्लोप है ऑफ माउंटेन। इसी प्रकार से हाई बेल्ट्स एंड बुश बेल्ट्स जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन पे अफ्रीका में, हाई बेल्ट्स घास भूमियां कही जाती हैं, वो अफ्रीका में बेल्ट्स दो तरह की होती हैं, बुश बेल्ट्स और हाई बेल्ट्स। जो बुश बेल्ट होती है, आगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब ये नहीं बोले हैं, बस बता दे रहा हूँ।
ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है, ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। इधर पाई जाती हैं हाई बेल्ट्स और इधर पाई जाती हैं बुश बेल्ट्स। यहाँ पर बुशमैन पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल है, शिकारी होते हैं ये, है ना। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। ऊपर चले जाओ तो ये यहाँ से माइग्रेट करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं माइग्रेटरी स्पीसीजेस या माइग्रेटरी ह्यूमन रेसेस, नोमैडिक हार्डनर्स यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं। घुमंतु बंजारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, वन टिम्बर वुड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, इमारती लकड़ी के लिए श्रेयस्कर है। तो इस कारण से यहाँ पर कागज एवं लुगदी उद्योग इत्यादि बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। फर्नीचर वगैरह की इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। और क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, यानी पशुपालन के लिए निचला भाग जो है, सदर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, सपोर्ट एनिमल हस्बेंड्री। प्राकृतिक रूप से आदर्श दशा यहाँ पर देखने को मिलती है, नेचुरली, ठीक है। ग्राउंड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल ग्राउंड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, ये रीजन है। क्योंकि यहाँ की जो घास होती है सरल होती है, और बहुत, जो वहाँ पर हमने घास बताई थी वह कटीली थी, इसके पहले वाले में बताया था, है ना, समाना कहते हैं उसे। वो बहुत कटीली होती है, पोषक तत्वों से रहित होती है, एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट नहीं करती। जबकि ये वाली घास पोषक तत्वों से संतृप्त और सरल होती है और पशुपालन को सपोर्ट, दुधारू पशु यहाँ पर बड़े पैमाने पाए जाते हैं। तो मीट इंडस्ट्री भी, चमड़ा उद्योग भी यहाँ पर आगे है। ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, इस फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगली बात, ये क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो काफी खुशहाल होते हैं। अगर हम लोग देखें हैप्पी इंडेक्स उठा करके देखें तो यही देश होते हैं जो हमेशा टॉप पर हैं। काफी ईमानदार, काफी शिक्षित। ट्राइबल्स जो हैं एक्सेप्शनल, उनको छोड़ दिया जाए तो मेजर पॉपुलेशन की जो हम बात करें, किसी देश के स्तर पर बात करें, तो ये देश काफी विकसित, खुशहाल, और उसका कारण क्या है? पर कैपिटा इनकम अधिक होना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है, जब सबके पास पैसा की कोई कमी नहीं है तो उनको क्या दिक्कत है? क्यों लूट मार करेंगे? वो क्यों एक दूसरे के प्रति साजिश करेंगे? जब धनाढ्य हैं तो उनको ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, तुलनात्मक रूप से अल्प अंधविश्वासी आर्यों को माना जाता है कि इन्हीं क्षेत्रों से आए, और भारत पहले जनजातीय क्षेत्र था तो उसको वैज्ञानिकता उन्होंने ही दिया, ठीक है। उनका जो डिवाइन साइंस था वो भी साइंस था, क्योंकि उनके हर एक क्रियाकलाप में कोई ना कोई वैज्ञानिक बात छुपी हुई होती है। यानी कि वैज्ञानिकता परक दृष्टिकोण वाले लोगों का क्षेत्र है। द पीपल हैव द साइंटिफिक अप्रोच
in these region, highly educated, less populous region, and basically capitalist nations यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कैपिटलिस्ट बात लिखना कोई श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि रसिया है, चाइना है, ये अगर देखेंगे तो ईस्ट में तो ये ऐसे देश हैं जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं रखते हैं, कम्युनिस्ट अप्रोच रखते हैं। तो ये बात नहीं लिखेंगे कैपिटलिस्ट, ये कह सकते हैं कि विकसित, खुशहाल, तो जनसंख्या अधिक आय वाले क्षेत्र। हाँ सर, जनसंख्या घनत्व भी कम ना लिखें फिर तो। नहीं, जनसंख्या घनत्व तो कम है, जैसे चाइना एरिया के हिसाब से जनसंख्या घनत्व तो कम है। अच्छा अच्छा, उस हिसाब से ठीक। ठीक है, तो ये क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह की स्थितियां होती हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर वाले क्षेत्र में, फिर वहीं पर इनका क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इनकी सर अक्षांशीय स्थिति। हाँ, अक्षांशीय स्थिति इसका बताया। तो ये अक्षांशीय स्थिति होती है, जैसे कि आपका ये है 45 डिग्री हमने बताया था, वहां तक था इनका, है ना, 35 to 45 जो शिफ्ट होता रहता है। हार्स बियॉन्ड द हार्स लैटिट्यूड, अस्वाक्षांश के ऊपर, अस्वाक्षांश से ऊपर, और इधर लगभग 65 से 75 डिग्री से अक्षांशों के बीच में, 35 से, क्योंकि शिफ्टिंग होती है 35 से 45 लेकर के 65 से 75 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। 65, 70 या 75 कह लो, शिफ्टिंग होती है प्रेशर बेल्ट की यहाँ पर। अगली बात यहाँ पर है, हाँ ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो वर्षा का प्रकार है, थोड़ा सा वेदर कंडीशन देख लेते हैं। तो वर्षा का जो प्रकार है यहाँ पर होता है वाताग्री वर्षा। वाताग्री वर्षा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, है ना। फ्रंटल रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स अकर्स इन दीज रीजन्स इन विंटर्स, मेनली इन द विंटर्स। शीतकाल में ये क्षेत्र चक्रवातीय आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्र होते हैं। तो कुछ दिक्कतें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तुलनात्मक रूप से यहाँ पर व्याधियां नहीं उत्पन्न होती हैं, जैसा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में होती है, ठीक है। यानी ये कहा जाता है कि ये वो क्षेत्र हैं जिनको बीमारियां ट्रॉपिकल वाले देते हैं, ये ट्रॉपिकल वालों को नहीं देते। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस ना हो, ट्रेड रिलेशंस ना हो, तो ये लोग, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है तो बीमारियां अपेक्षाकृत कम होंगी, ऐसा देखा जाता है। ऊपरी वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं, ऊपरी वाली पार्ट में, तो यहाँ पर टैगा प्रकार की ये शंकुधारी वन इन्हें कहते हैं टैगा, लेकिन टैगा शब्द अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो इनका कॉपीराइट नहीं है ना। देखी जाती हैं शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और घास जो कि ग्रीष्मकाल में उगाती हैं, बर्फ के पिघल जाने के कारण, जिन्हें कहते हैं डोडो डेंडोरान, नहीं डोडो डेंडेरान घास भूमियां अल्पकाल के लिए विकसित होती हैं। शीतोष्ण में नहीं, अभी तो आपने वो बताई थी स्टेपियो पंपास होती। इधर इधर और ऊपर चले जाइए, जो कि इन्फ्लुएंस एरिया है इसका 60 डिग्री से ऊपर।
ठीक है, तो वहां पर एकदम जो ठंडा है वहां पर भी घास पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो गर्मी में उगती है बेचारी। ठीक है, डोडोडेंड्रॉन नाम की घास भूमियां हैं जो कुछ हाल तक वहां पर, यानी कि इधर वाले पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री रिच है, लेकिन इधर वाले पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री कम है, बहुत कम है। जो जीव जंतु जो कुछ पाए जाते हैं शाकाहारी, वो इस घास भूमि पर आश्रित होते हैं। ऊपर वाले पार्ट में जो महासागरीय परिक्षेत्र में पाए वाले जीवधारी हैं वो हाइबरनेशन करते हैं, शीतकाल में वो सुषुप्ता निद्रा में चले जाते हैं। ठीक। अच्छा, इन सब की जो खुशहाली वगैरह है उसका सबसे प्रमुख कारण है लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण ही यहाँ पर विकास है, खुशहाली है, प्रति कैपिटा इनकम अधिक है। और चैलेंजेस होने के कारण, क्योंकि सब कुछ उनको नेचर से नहीं मिल गया है, इस चैलेंजेस होने के कारण ही यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलता है। इसलिए ये है वे राष्ट्र हैं जो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा रखते हैं। तो बात तो सही है, ऐसा हुआ भी है। अब लास्ट पोलर क्लाइमेटिक जोन। ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है। आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये दो सर्कल इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कहते हैं ध्रुवीय जलवायु। बहुत ही ज्यादा ठंडा क्षेत्र, परमाफ्रॉस्ट रीजन, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, सदैव हिमाच्छादित रहने वाला क्षेत्र है, जिसे कहते हैं ध्रुवीय जलवायु को क्षेत्र। परमानेंट हाई प्रेशर प्रिवेल इन दिस रीजन, हमेशा यहाँ पर उच्च वायुदाब अवस्थित रहता है दोनों तरफ। ये आर्कटिक वृत्त है और यह अंटार्कटिक। कुछ लाइकेन एंड मोजेस, और यहाँ पर जो जलवायु अगर आगे हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पाया भी जाता है, जैसे टुंड्रा प्रकार की जलवायु, लेकिन उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, है ना, समझने के लिए कि आगे बोलेंगे समझ में आएगा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु, क्योंकि ये सब क्लासिफिकेशन इनका किया हुआ नहीं है इन्होंने, लेकिन बेस तो सब बनाया इन्होंने ही। बाकी का जितना कुछ भी हुआ है सब इन्हीं के आधार को बना करके किया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया और अधिक क्लासिफिकेशन किया, लेकिन आधार सबने इन्हीं को माना है। हृदय सबका यही है। -10 डिग्री सेल्सियस के करीब, मतलब इससे अधिक यहाँ पर तापमान नहीं जाता है। यहाँ पर तापमान क्या रहता है, लगभग -10 डिग्री सेल्सियस, ठंडियों में बहुत कम -90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है भाई, बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र है। देयर इज नो समर सीजन, यहाँ पर कभी भी ग्रीष्म ऋतु नहीं आती है, सदैव यहाँ पर शीत ऋतु ही रहती है। ऋतु क्या कहेंगे, ऋतु शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब परिवर्तन हो, है ना। ऋतु शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कहीं पर परिवर्तनशीलता हो स्थिति परिस्थिति के आधार पर। यहाँ पर हमेशा एक ही तरह की स्थिति परिस्थिति है, सब दिन एक समाना, सब दिन ठंडा ठंडा, है ना।
तो ना तो यहाँ ऋतु है, ना यहाँ ऋतुल जी है ना। वो कहाँ पाए जाते हैं ऋतुल जी? इंडिया में। तराई के जंगलों के पास। मतलब कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऋतुल जी पाए जाते हैं। उसी से जो है दिमाग आप केवल हिमानी है लगा वहाँ पे। सकते, वहां पर तो हिमानी नहीं, वहां हिमानी क्यों भेज देंगे? यहाँ पर भी है, हिमालय पर भी है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। दुखाओ मत किसी का दिल। अगर पुआया पर्वतीय क्षेत्र होता, एक उच्च पर्वतीय क्षेत्र होता, तो वहां पर भी होती ऐसी कंडीशन होती। आइए इस मंदिर के बाबा बाद पहाड़ बनवाएं कह रहे थे। बाबा को जाना नहीं पड़ता। बाबा जी बोल रहे हैं वहाँ पे हम प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी करेंगे। नहीं, ये मिट्टी खुदवा खुदवा करके वहां पर पहाड़ बनवाएं कह रहे थे हमसे। तो क्या है यहाँ पर, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लाइकन एंड मोजेस ग्रो करते हैं। निग्लिजिबल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ स्थल खंड में हैं उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर कुछ जीवन देखने को मिलता है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर कोई जीवन है ही नहीं है। सील और पेंगुइन्स पाए जाते हैं अंटार्कटिका पर ही, लेकिन केवल पेंगुइन्स पाए जाते हैं, आर्कटिक पर नहीं पाए जाते हैं। आर्कटिक सर्कल पर पेंगुइन्स नहीं पाए जाते हैं, पेंगुइन्स केवल अंटार्कटिक सर्कल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है। ऑरोरा इंसिडेंस यहाँ पर प्राय देखने को मिलते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑरोरा की घटनाएं होती हैं। ऑरोरा घटनाएं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटनाएं। ऑरोरा बोरियालिस आर्कटिक सर्कल पर और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस अंटार्कटिक सर्कल पर देखने को मिलता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र नहीं होते, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर अधिक ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हिमानियाँ यहाँ पर पाई जाती है ना, ये घिस घिस करके, क्योंकि हिमानियों का जो इरोजनल कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, घिस के बराबर कर देना, सावधान रहना चाहिए, है ना, समझे बाबा। कैपेसिटी इसी कारण से एक क्वेश्चन बना था कि ट्रॉपिकल रीजन से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पर्वतों की ऊंचाई कम होती जाती है, लेकिन स्नो लाइन उसी हिसाब से नीचे चली जाती है। ट्रॉपिकल रीजन में अधिक ऊंचाई पर हिमानी पाई जाएगी, तो जब ध्रुवों की क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो कम ऊंचाई पर हिमानी पाई जाती है, स्नो लाइन बहुत नीचे पाई जाती है, फिर कभी कभी तो एकदम बेस लाइन पर आ जाती है, यानी कि स्थल खंड जहां पर है समुद्र तल के बराबर ही पहुंच जाती है। ठीक है, दोनों मतलब सब चीजें प्रकृति ने संतुलित करके रखा हुआ है। बैरन लैंड आप कह सकते हो इस क्षेत्र को। ठीक है, तो ये हो गया, इतने प्रकार का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया सुपर ने। अब इनकी बात आती है क्रिटिकल एनालिसिस, क्या दिक्कतें हैं जिनको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ तो इन्होंने बता ही दिया ना, तो ऐसा क्या बातें हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया और जिसकी जरूरत पड़ती है कि इसको अमेंड करते हैं और इसको हम नए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जान लेंगे तो हम फिर आगे के क्लासिफिकेशन पे उसको हम पढ़ भी लेंगे। तो जरा बताइए लिमिटेशंस क्या हैं। आलोचनात्मक समीक्षा की जाए।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली बात है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। उदाहरण तो यार उदाहरणतया अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि जो इन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े लोग रहते हैं इनके कहने के अनुसार। हाँ, लेकिन अगर अंधविश्वासी एग्जाम्पल, पिछड़े। जी सर, तो कुछ हद तक हम्म, सही है बात, लेकिन जो विश्व की व्यापार है, विश्व का आवागमन हुआ है, उसके बाद में देखा जाए तो उष्ण गई है। कुछ क्षेत्र अभी भी हाँ पिछड़े हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र इतने आगे हो गए हैं कि जो विकसित क्षेत्र हैं उनसे भी आगे निकल रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल भारत को ही ले लें सर। बिल्कुल सही बात है। भारत वैज्ञानिक तौर पर कहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है ना। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि क्या कहते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। हमारे ही देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर सबसे ज़्यादा मात्रा में है। नासा में सबसे ज़्यादा भारत के वैज्ञानिक हैं। कनाडा में सबसे ज़्यादा भारतीय डॉक्टर हैं। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर हैं। तो ये सब तैयार तो हमारे यहाँ की फसल है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी कंडीशंस है कि बुद्धि को यहाँ वरीयता ना दी जाती है। उनको, बुद्धिमान लोगों को उनका जो हक है, जो उनका अधिकार, जितना उनको पैसा मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं, है ना। तो इस कारण से वो यहाँ को छोड़ करके चले जाते हैं, और बुद्धिमानी भी इसी में है, ठीक करते हैं, है ना। तो अगर हम कुछ ऐसा रखें यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें जो टैलेंटेड हैं, तो हमारा देश ही आने वाले भविष्य में दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो क्षेत्रों का। विश्व गुरु रहा हमारा भारत, हमेशा से दुनिया को हमने शिक्षा दी है ना। अभी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ था, अब ड्रेन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिया। ब्रेन कह सकते, ट्रेन ऑफ ब्रेन। हाँ, ड्रेन ऑफ ब्रेन जिसे आप कह सकते हैं, अब ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है, ठीक है, भारत का। तो ड्रेन ऑफ ब्रेन का मतलब है कि इनडायरेक्टली ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि तेज दिमाग के जब लोग होते हैं, है ना, तो वो लाभ ही प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आपको इनकम करवा देते हैं, फायदा ही करवाते हैं, ठीक है। वहीं पर सूक्ष्म बुद्धि के लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कि एक चीज है, तो बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं इस बात से। एक भारत खुद एक बृहद उदाहरण है इस चीज का। लेकिन क्या भारत के अलावा भी कोई उदाहरण है? क्या भारत के अलावा भी कोई उदाहरण है? अफ्रीका, सोमालिया है, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, नाइजीरिया, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोई है? मलेशिया, थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनिया। एक को मिला, काफी हद तक सही तो है। उसके बाद हाँ, काफी हद तक तो सही है। तो सही है वाली बात। तो एक एक्सेप्शन मान लो, इंडिया ले लो। इंडिया कौन सा बहुत आगे है विज्ञान में, देखा जाए। पीछे भी तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन में डाल लो इसको, हम नहीं कहते हैं कि पीछे नहीं है ना। पीछे तो नहीं है भाई, पाकिस्तान वगैरह से देखा जाए तो बहुत आगे हैं हम लोग, है ना। और काफी हम आगे प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये कंपैरिजन किया जाए कि क्या हमारा अमेरिका से आगे है, तो नहीं, कनाडा से आगे, ब्रिटेन से, चाइना से, रसिया से। कुछ क्षेत्रों में तो है सर, कुछ क्षेत्रों में नहीं है। किस क्षेत्र में आगे हैं हम? अगर पर्टिकुलर किसी नेशन से कंपैरिजन करें जिनका नाम हमने लिया, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन के, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, साइंटिफिक अप्रोच में, नहीं आगे हैं। हम आगे हैं, लेकिन विकासशील देशों के साथ अगर तुलना की जाए तो हम बहुत आगे हैं। अगर हम विकासशील देशों से अपनी तुलना करें
तो हमारे आगे कहीं टिकते ही नहीं है। पूरा पूरा अफ्रीका ले लो, पूरा पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ले लो, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम आगे हैं इन लोगों से, उनसे और बहुत आगे अक्षांश हैं आगे। स्थिति हमारी ऊपर है ना सर। नहीं, उसी अक्षांश पर जो हैं दूसरे देश हैं, उनसे तो हम बहुत आगे हैं, हाँ सर। उनसे तो आगे हैं, उनसे तो आगे हैं, लेकिन हम उसी पर आगे। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं तो उन देशों से जो कि विकसित हैं, तो हम नहीं जो है उनके मुकाबले में अभी तो उनको हम पीछे तो नहीं किए हैं। अगर कोई ये कह दे कि हम अमेरिका को पीछे कर दिए हैं, रूस को पीछे कर दिए हैं, चाइना को पीछे कर दिए हैं, कनाडा को पीछा कर दिए हैं, ब्रिटेन हमारे आगे कुछ है ये नहीं है विज्ञान में, तो क्या ये तो भाई बस ये है कि अंधभक्ति वाली बात है, असलियत में ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ देशों की तुलना की जाए जो कि हाई लैटिट्यूड में, तो उनसे करेंगे हम लोग अब, है ना। जब क्रिटिकल एनालिसिस करनी होती है तो हम उन देशों से करते हैं, है ना, जो कि हाई लैटिट्यूड पर लेकिन हमसे पीछे हैं। अर्जेंटीना को पकड़ो, चिली को पकड़ो, पेरू को पकड़ो, है ना, ब्राजील, हाँ, इन सबको पकड़ लो, उससे तुलना कर डालो, फिर कह दो देखो हम कितने वीर हैं, है ना। ऐसे ऐसे करा जाता है जब क्रिटिकल एनालिसिस करनी हो तो। अरे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका से हमारी टेक्नोलॉजी आगे है नहीं, है सर। है ना, बोत्सवाना से है, तंजानिया से है, मेडागास्कर से है, तो ऐसे तक ऊपर का उधर का देख लो, जिनसे हम आगे हैं उनको देख, है ना। साउथ वालों को पकड़ लो उठा करके सीधे दिखा दो कि दिस theory is applicable only the countries lies in the northern hemisphere, but the Suppan completely ignored the comparative analysis with the southern hemisphere country lies in the southern hemisphere in the higher latitude। तो बिल्कुल सही बात है, आपने एक ही गोलार्ध के साथ तुलना करी, उत्तरी गोलार्ध के देशों से आपने देखा, दक्षिणी गोलार्ध में जो उच्च अक्षांश पर अवस्थित देश हैं उनसे अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छी है वैज्ञानिक अप्रोच। नामीबिया ले लो, है ना, वो हमारे सामने टिकेगा। बोत्सवाना, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये सब कहाँ टिकेंगे हमारे सामने, नहीं टिकेंगे। राबर बॉर्डर जा करके जीजा जी सबके, है ना, कांग्रेसियों के, वहां पर पूरा जाकर के अपना कब्जा जमाए पड़े हुए हैं, पूरा बिजनेस चला रहे हैं वहां इंडिया से जाकर के। अब रिलायंस भी जाकर के वहां अपना बहुत सारा काम कर रही है, इंडस्ट्री फैला रहे हैं। भेड़ पालन करने वाले तंजानिया वाले भारत का मुकाबला करेंगे, पेरुगुए, उरुगुए, सदर्न ब्राजील, तब कहाँ कंपेरिजन के लिए हमारे देश के तुलना के आगे नहीं है कुछ, है ना। ऑस्ट्रेलिया, साइंटिफिक अप्रोच में ऑस्ट्रेलिया भी हमारे पीछे, भारत से पीछे, साइंटिफिक अप्रोच में ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे। कुल मिलाकर के सुपन ने केवल उत्तरी गोलार्ध के देशों को आधार बनाया, जबकि जलवायु का वर्गीकरण करना है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना है, तो केवल एक क्षेत्र को क्यों पकड़ा जाए, दोनों तरफ से कंपैरिजन करिए, यानी कि वहां उस आधार पर इनका वर्गीकरण श्रेयस्कर नहीं बैठता है। दूसरी बात, दूसरा आलोचना क्या हो सकती है, दूसरा ये उत्तरी गोलार्ध में ही अगर हम ले लें तो जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं उनसे भी जलवायु प्रभावित होती है। उसको इन्होंने नहीं लिया, केवल अक्षांशों के आधार पर लिया, यानी एक तरह से इन्होंने प्लेन मानते हुए ये चले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने अल्टीट्यूड को इग्नोर किया, एक बहुत बढ़िया बात रितुल जी ने कहा, बहुत बढ़िया।
इन्होंने किसको किया है? कंप्लीटली इग्नोर द ओरोग्राफिक फीचर्स, ठीक है, उच्चावचीय दशाओं की उपेक्षा की गई है, जबकि ये बहुत प्रभावी कारक हैं, छोटे मोटे फैक्टर नहीं है, ये बहुत प्रभावी कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर मार दिया। एक्सीलेंट। और क्या क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्या? सब भाग जा रहे हैं, आपको मुझे लिख समझ के नहीं आ भेजे रहा हैं है सर, नेटवर्क। कुछ पढ़ लो अगर है। हम पढ़ा रहे होते तो देखते नहीं ना, जल्दी पढ़ते नहीं। हाँ, दो आपने तीन लिखा पॉइंट है, थे। हाँ, अक्षांश के आधार पर वर्गीकृत किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। भूमि ऊंचाई, जो जो बातें अभी मैं लिख रहा हूँ वो सब राहुल जी पहले ही लिख चुके हैं। ये वाली बात, तीसरी वाली बात एकदम करेक्ट है। हाँ, ये जो बातें अभी लिखी गई ये सब इन्होंने पहले ही लिख दिया था। तीसरी बात उन्होंने जो लिखा है, ओशन करंट को इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है, बिल्कुल सही बात है, जबकि महासागरीय धाराओं का किसी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव होता है, और इन्होंने महासागरीय धाराओं का कहीं पर वर्णन नहीं किया। ओशनिक इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया इन्होंने, है ना, यानी महासागरीय धाराओं का प्रभाव। की उपेक्षा की गई। सर इसको अगर इस तरह से लिख दे, महासागरीय धाराओं और पवनों की दिशा। नहीं, पवनों की दिशा स्थानीय इन्होंने पवन, उनको, इन्होंने सनातनी पवनों की तो लिया है ना, स्थानीय पवन सर, तरसरी टाइप की। स्थानीय पवन। हाँ, जी जी। स्थानीय, बहुत बढ़िया। हाँ, स्थानीय पवन की किसी भी जलवायु के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका होती है। स्थानीय पवनों की प्रमुख भूमिका होती है, मतलब लोकल विंड्स प्लेस प्रोमिनेंट रोल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्लाइमेट, लेकिन द सुपर्स कंप्लीटली इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट। स्थानीय पवनों की भूमिका, आप लोग को तो सब पता है भाई, कितना बुद्धिमान है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे हैं और एकदम एग्जैक्ट है। पांचवा पॉइंट, मतलब और कोई है क्या? वैश्वीकरण की लगभग मेन उपेक्षा बातें से, हो गई हैं। हाँ, वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण से तो मतलब जो चीजें हैं, चाहे वैज्ञानिकता दृष्टिकोण हो या फिर मतलब आधुनिकता की परिभाषाएं हो, या फिर मतलब पूरे विश्व में समानता के लिए योजना चलाई जा रही है, उनमें वैश्वीकरण से समानता आ रही है सर, भले धीरे धीरे क्यों ना रही हो। नहीं तो उस पे उसने नहीं कहा असमानता असमानता। यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया है जो हम लिख सकते मानवीय हैं। मानवीय गतिविधियां, मानवीय मानवीय, कृत्रिम मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से जो जलवायु में परिवर्तन आता है, जलवायु दशाओं में वो जो तो हर जगह परिवर्तन। आएगा, वो तो ऊपर वाले में भी आता है। वो सब एसिड रेन पाते हैं, अम्ल वर्षा होती उनके यहाँ, नहीं होती? होती है ना। जी। तो उसको यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो कहा था कि ये वो क्षेत्र हैं जो सबको बीमारियां, पूरी दुनिया की बीमारियां भेजते हैं, तो हम कोरोना उठा लें, है ना, तो हम कोरोना उठा लें। कोरोना चाइना ने दिया, वो एक ऐसी बीमारी जो कहीं भी पहुंच सकती, चाहे वो गर्म क्षेत्र हो चाहे ठंडा क्षेत्र हो, सब जगह पहुंची। टेम्परेट जोन से पैदा हुई, ट्रॉपिकल जोन में पहुंची बीमारी है। तो यह कहना कि ये सारी जो
संक्रामक बीमारियां होती हैं उनकी जड़ ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है, वह सत्य है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना डिसीज, यानी कि यह कोई सुनिश्चित नहीं है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र ही पूरी दुनिया को बीमारियां भेजते हैं, है ना? इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर यह सिद्ध हो गया कि नहीं एक चाइना ने बनाया हुआ है, मैन मेड है, तब बात अलग आ जाती है ना? लेकिन WHO ने भी डांटा था ट्रंप को, नहीं तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। भले हमको तो लगता है बनाया होगा, लेकिन हम अभी ये प्रूव नहीं है यह बात कि चाइना ने इसको बनाया था। लेकिन कोरोना में सबसे अधिक प्रॉफिट चाइना को हुआ। सर एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जो सिंड्रोमिक डिजीजेज होती हैं, यानी सिंड्रोम के आधार पर जो आगे बीमारियां निकलती हैं, वो उनका जो मूल है वो उष्ण कटिबंधीय ना होकर के उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि वहां कौन पर सी बीमारियां होती हैं? कौन सी सिंड्रोम वाली? सिंड्रोम सिंड्रोम में की जो विसंगतियां होती हैं, मतलब सिंड्रोम की वजह से, हम्म क्योंकि सिंड्रोम जो होता है बीमारी का एक वाहक होता है, यानी जेनेटिक हम्म स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं सिंड्रोमिक डिजीज, वो यहाँ पर पाई जाती है। मेंटल इलनेस जैसे नहीं, फोबिया मेंटल वगैरह? इलनेस, मेंटल इलनेस जो है वो एक है, सिंड्रोम की वजह से भी है। जैसे कि कई तरह के सिंड्रोमिक डिजीजेस हैं। आप अगर इसका देख लें, स्लिप हो रहा है दिमाग से, ये जैसे बच्चों में नहीं विसंगतियां आ जाती हैं इनका, जैसे शरीर का रंग लाल हो जाना, हम्म पीलापन पड़ जाना, हम्म और आंखों का जो हम्म किसी की बच्चों को पता चले आंखें ही नहीं है, मतलब अजीब से बच्चे वहां के होते हैं, और हर हम्म 10,000 में लगभग एक मिलता है। रेडिएशन ज्यादा होने के कारण उधर, है ना? लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रूप के को हम देखें, तो जैसे कि ये कहता कि वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीजेस, होम ऑफ द एंडेमिक डिसीजेस, जो भी पेंडेमिक हैं, फैलने वाली बीमारियां हैं, उनका होम ट्रॉपिकल कंट्रीज है। तो यह बात तो सही है कि नहीं? कोरोना को अगर हम ले लें तो नहीं सही है, तो कहाँ सही है? कोरोना तो काउंटर करता है, लेकिन अभी कोरोना का ये भी तो नहीं माना गया कि चाइना से ही नहीं। सर हम्म उन्होंने मानसून प्रकार की जलवायु को नहीं बताया। नहीं, वो प्रकार इन्होंने बोला ही नहीं कुछ, वो तो कोपेन का है सब, वो सब कोपेन का है। वो इन्होंने इतना ही दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इन्होंने जितना बताया इतना बहुत है। इनकी आलोचना करिए ताकि इन समस्याओं को हम आगे के वर्गीकरण में दूर कर सकें। इन्होंने ब्रॉड लेवल लिया किसी क्लाइमेटिक जोन का, जबकि किसी एक बड़े ब्रॉड लेवल के अंदर अलग अलग तरह की जलवायुवीय दशाएं पाई जाती हैं, उसको इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने पूरे के पूरे अक्षांश में एक ही प्रकार की जलवायु बताई, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्थानीय कारकों की उपेक्षा की। इस कारण से ऐसा नहीं होता है, जबकि बहुत सारे स्थानीय रीजनल फैक्टर्स कलेक्टिवली वहां पर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि देखा जाए तो भारत में ही उठा लो, है ना? अगर हम भारत में चलते हैं, है ना, ऐसे इधर से ले लें, तो हमें देखने को मिलता है अलग अलग तरह की स्थिति परिस्थिति, है ना? एक ही सीध में, एक ही अक्षांशीय मान पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलती है। कहीं मरुस्थलीय प्रकार की, तो घास भूमि भी है, मैदानी, है ना, बाढ़ग्रस्त फ्लडिंग वाला जोन, पर्वतीय,
तो यानी कि एक ही अक्षांश पर भिन्न भिन्न तरह की देखने को मिल जा रही है एक छोटे से देश में। तो इस तरह से पूरे पूरे लैटिट्यूड को अगर उठा करके कह दोगे एक ही प्रकार की जलवायु है, तो वह पूरी तरह से सही नहीं है। तो इन्हें इस तरह से ब्रॉड लेवल क्लासिफिकेशन पर देख सकते हैं, लेकिन इनको सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है कि अगर ब्रॉड स्केल क्लासिफिकेशन किया गया है तो उनको अवश्य ही उस स्केल को सब डिवाइड करने की उप जलवायवीय क्षेत्रों की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, किसी बृहद जलवायु प्रवास में उप जलवायु क्षेत्र के वर्गीकरण की कमी देखी जाती है। ये सजेशन है और इसी को फुलफिल करेगी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो ब्रॉड लेवल की क्लाइमेटिक जोन को उप जलवायुवीय क्षेत्रों में विघटित करेंगी। और हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है स्टैम्प का जलवायुवीय वर्गीकरण। स्टैम्प का जलवायुवीय वर्गीकरण छोटा है, तो स्टैम्प और थानथ्वेट दो लोगों को कल हम लोग पढ़ा लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले अब बात आती है कि इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो किसी को तो पूछ सकता है। आधे लोग तो भाग गए, आज एडवांस नहीं समझ में आ रही, हमको लग रहा है क्या, सर जबकि हम नेटवर्क लोग की प्रॉब्लम है इसलिए। आज बहुत ज्यादा हो रही है। आज दंगे हो की रही वजह है। से हो हाँ रही जी है सर। बहुत ज्यादा। आज दंगा दंगे वहां की पर वजह हो से गया। सर्विस ठप कर दिया है जी, सर्विस ठप सर- कर दिया सर। सर जैसे कि इसमें बताया था शीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है, और आपने कहा था नाम वगैरह नहीं दिए गए हैं घास भूमियों के, नहीं, तो कह नहीं प्रेयरी वेरी सकते? महीन नहीं लिखना है, प्रेयरी हाँ पंपास ये सब नहीं लिखना वही है। वही तो कह रहे हैं, क्या इसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि घास भूमि का नामकरण नहीं किया गया है? नामकरण न करने से क्या चला जाता है? उन्होंने तो किया, आगे वाले ने किया जाके। नहीं तो चाहता क्या है, नामकरण करने न करने से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो नहीं, वो बात नहीं लिख तो वो सकते। जलवायु में नहीं आएगा ना। हम्म। ठीक है, अच्छा। ये इतना है इसकी कमियां जिन पर हम लोग कल इसको समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे और एक लेवल ऊपर चलेंगे इनसे, जिसमें उप जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। ठीक है, और डिटेल में थोड़ा सा इन चीज़ों की जानकारी हमने उपलब्ध होगी। आज 8 लोग हैं कुल, बहुत कम लोग आए थे, 16 लोग थे, भाग गए, हम भाग क्या गए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। हमारे मोबाइल में हो रही, खुद ब्रॉडबैंड नहीं होता तो क्लास ही ना हो पाती। हम्म। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। ओके। थैंक यू सर। गुड